आज हम बात करने वाले हैं ऋत्विक चक्रवर्ती की कहानी द विमेन वॉल्यूम 2 के कुछ हिस्सों पर। ये एक ऐसी नई शादीशुदा लड़की की कहानी है जो एक नए घर में जाती है और धीरे धीरे जैसे हवा में घुल जाती है। उसकी अपनी पहचान ही मिटने लगती है। और देखिए, जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कहानी में कोई जाहिर जुल्म नहीं है। मतलब कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई मारपीट नहीं। ये इस बारे में है कि कैसे खामोशी, अनकहे नियम और अच्छे दिखने वाले चुप लोग किसी इंसान के वजूद को अंदर से खोखला कर सकते हैं। तो चलिए इस खामोशी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक पूरे सामाजिक सिस्टम की तरफ इशारा करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। हमारी आज की बातचीत इसी पर होगी कि किसी को तोड़ने की ये प्रक्रिया दिखती कैसी है। वो कौन से अदृश्य नियम थे, परिवार के हर सदस्य की चुप्पी का क्या रोल था, और कैसे एक प्यार और उम्मीद से भरी लड़की एक ऐसी दुनिया में कैद हो गई जहां सांस लेना भी मुश्किल था। कहानी की शुरुआत होती है लड़की के मायके से। घर बहुत छोटा है, गरीबी है, लेकिन वहाँ वहाँ प्यार की कोई कमी नहीं है। उसके पिता का जिक्र बहुत दिलचस्प है। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। लोग उन्हें उस आदमी के पिता या उस लड़की के पिता के तौर पर जानते हैं। फिर भी वो खुश है। कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत चुभी। गरीब लोग अपने दुख को शब्द बनाने से डरते हैं। ये लाइन बहुत गहरी है, पता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप दुख को नाम देते हैं, वो एक ठोस सच्चाई बन जाता है। फिर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उस घर में शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते थे। ये जो उसके बचपन का घर है ना, वो उसकी एक तरह की, कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल बेसलाइन तय करता है। जब हम किसी के टूटने को समझना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो गिरा कहां से। और ये प्यार भरा माहौल उस कॉन्ट्रास्ट को और भी गहरा कर देता है जो उसके ससुराल में महसूस होता है। बिल्कुल, उसकी घुटन सिर्फ बुरी नहीं बल्कि असहनीय हो जाती है। और उसी माहौल में वो किताबों की दीवानी है। किताबें उसके लिए एक खिड़की की तरह थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां लड़कियां अपनी मर्जी से जी सकती थीं, चिल्ला सकती थीं, सवाल कर सकती थीं, गलतियां भी कर सकती थीं। ये उसकी अपनी आजाद दुनिया थी। और ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है। किताबों से उसका लगाव असल में उसकी आवाज और आजादी की इच्छा का प्रतीक है। यही वो चीज है जो बाद में उससे सबसे पहले छीनी जाएगी। कहानी हमें ये आधार रेखा इसीलिए दिखाती है ताकि हम समझ सकें कि उसने खोया क्या है। फिर शादी की बात आती है, पिता की सबसे बड़ी चिंता, और फिर एक गहरी राहत जब उन्हें पता चलता है कि लड़के वालों ने कुछ भी तो नहीं मांगा है। ये वाक्य कुछ भी तो नहीं जैसे पिता के सीने में थोड़ी हवा भर देता है। दूल्हा भी शांत लगता है और लड़की के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगती है, शायद इस आदमी के पास रहकर मैं बोल पाऊंगी। लेकिन वो उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है। जैसे ही वो ससुराल का दरवाजा पार करती है, उसे हवा की कमी महसूस होती है। ये एहसास कितना शक्तिशाली है। और स्वागत में कोई प्यार भरा शब्द नहीं बल्कि सास का पहला वाक्य एक फरमान होता है, अब से तुम्हें इस घर के नियमों का पालन करना होगा। और उसे नियमों की कोई लिस्ट नहीं दी जाती। यहीं से कहानी का असली मिजाज तय होता है। ये एक कह सकते हैं एम्बिगुअस पावर स्ट्रक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। जब नियम लिखे नहीं होते तो उन्हें चुनौती देना नामुमकिन हो जाता है। आप किस बात का विरोध करेंगे, है ना? हर नियम को तुम्हारी भलाई के लिए या घर की परंपरा कहकर सही ठहराया जा सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दीवारें नहीं दिखती, लेकिन आप हर तरफ से घिरे होते हैं। पहले ही दिन इसकी शुरुआत हो जाती है। सुबह उठने पर ताना मिलता है, क्या ये उठने का समय है? चाय बनाने की कोशिश करती है तो 3 तरफ से आलोचना। सास कहती है चीनी कम है, ननद कहती है दूध ज्यादा है, और ससुर कहते हैं क्या ऐसे चाय परोसी जाती है? ये उसका पहला सबक था, कुछ भी करो वो काफी नहीं होगा, और जवाब में उसे चुप रहना है। ये छोटी छोटी घटनाएं एक पैटर्न बनाती हैं। ये उसे सिखा रही हैं कि उसकी अपनी समझ, अपनी पसंद का उसका कोई मोल नहीं है। उसे बस दिए गए सांचे में ढलना है। कहानी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दहला देता है वो है उसके टूटने की रफ्तार। सिर्फ 7 दिनों में उसका पूरा वजूद हिल जाता है। पहले दिन उसे लगा कि सब नया है इसलिए अजीब लग रहा है, दूसरे दिन लगा शायद वक्त लगेगा, लेकिन तीसरे दिन तक उसने चुप रहना सीख लिया था। और ये चुप रहना कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है टकराव से बचने की।
लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी आवाज खोना शुरू कर देती है। चौथे दिन से वो आईने में खुद को देखना कम कर देती है, क्योंकि जो लड़की आईने में दिखती है वो उसे पहचान में ही नहीं आती। और 5वें दिन उसकी मुस्कान पूरी तरह चली जाती है, वो बस चेहरे पर एक भावहीनता ओढ़ लेती है। और छठे दिन तक बोलने की इच्छा ही मर जाती है। सवाल पूछने का क्या फायदा जब जवाब पहले से पता हो। 7वें दिन जब उसका पति ऑफिस जाने से पहले पूछता है सब ठीक है, तो वो हमेशा की तरह हाँ कहती है, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मुझ चुपचाप टूट चुकी थी, सिर्फ 7 दिन में। ये जो 7 दिनों का वर्णन है ना, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया को दिखाता है। ये टूटना किसी एक घटना से नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था से होता है, और सास इस व्यवस्था की संचालक है। उसके नियम बहुत सख्त हैं। सुबह कब उठना है, दोपहर में आराम क्यों नहीं करना, इतना लेटने से सेहत खराब होती है, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, और यहां तक कि कितना खाना है। लड़कियों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और इन सब नियमों को लागू करने का हथियार है शर्म या लज्जा। ऐसे बात करना शर्म की बात है, ऐसे हंसना अच्छा नहीं लगता। हर छोटी बात पर उसे उसकी जगह याद दिलाई जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ सास के नियम है, दूसरी तरफ ननद की तुलना, और इस पूरे चक्रव्यूह में वो एक इंसान कहाँ था जिसे उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, उसका पति। हाँ, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही तकलीफदेह सच्चाई सामने रखती है, ननद का किरदार। शादी से पहले लड़की ने एक दोस्त, एक नई बहन की कल्पना की थी, लेकिन ननद की आंखों में गुस्सा नहीं था, तुलना थी। कहानी से सबसे खामोश हथियार कहती है। तुलना बहुत ही सूक्ष्म तरीका है किसी को नीचा दिखाने का। ये सीधे तौर पर हमला नहीं करता। ननद के ताने सीधे होते हैं, जैसे शादी में कुछ लाई तो नहीं थी, या उसकी पढ़ाई पर तंज कसना, तुम पढ़ी लिखी थी है ना, तो फिर उसका यहां क्या फायदा। ये सवाल नहीं है, ये एक अपमान है। ये बताने का तरीका है कि तुम्हारी पिछली दुनिया का यहां कोई मोल नहीं है। बहुत क्रूर है ये। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे एक ही सिस्टम के सताए हुए लोग कभी कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कहानी में एक लाइन है, इस घर में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत है। और ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। ये उस व्यवस्था की बनावट है। ननद, जो शायद खुद भी उसी तरह के दबावों से गुजरी होगी, अपनी स्थापित जगह और शक्ति को बनाए रखने के लिए नई आई लड़की पर हावी होने की कोशिश करती है। उसे शायद नई लड़की से एक अनजाना खतरा महसूस होता है। वो नई है, अलग है, पढ़ी लिखी है, इसलिए वो लगातार उसे कमतर महसूस कराकर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। तो सास व्यवस्था बनाती है, ननद उसे और मजबूत करती है। लेकिन अब उस किरदार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उलझन भरा है, पति। कहानी कहती है उसका पति बुरा आदमी नहीं था। यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ती थी। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे सच में रुककर सोचना पड़ा, कितनी गहरी और तकलीफदेह सच्चाई है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या वो वाकई बुरा नहीं था, या फिर अन्याय को चुपचाप देखते रहना भी एक तरह की बुराई है? शायद कहानी ये कहना चाह रही है कि सक्रिय जुल्म से ज्यादा खतरनाक निष्क्रिय अच्छाई होती है। वो रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले पूछता है, सब ठीक है? लेकिन क्या वो सच में जवाब सुनना चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि जब एक दिन वो लड़की हिम्मत करके कहती है कि उसे अपनी माँ और बहन की बातें अच्छी नहीं लगती, तो पति का जवाब होता है वे ऐसे ही हैं, तुम बुरा मत मानो। ये वाक्य बुरा मत मानो, ये उसकी पीड़ा को पूरी तरह से अमान्य कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी तकलीफ असली नहीं है, ये बस तुम्हारी बुरी भावना है, तुम्हें ही एडजस्ट करना है। कहानी एक बहुत गहरी बात कहती है, प्यार करने और चुनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसका पति शायद उससे प्यार करता था, लेकिन मुश्किल घड़ी में उसने उसे चुना नहीं। उसने अपनी माँ और अपने आराम को चुना। बिल्कुल। और फिर ससुर का किरदार आता है, जो शुरू में उम्मीद की आखिरी किरण की तरह थे। उन्होंने पहले दिन कहा था, डरो मत, ये घर तुम्हारा है। इस एक वाक्य ने उसे बहुत सहारा दिया था। उसे लगा था कि कम से कम ये आदमी समझेगा। लेकिन सहयोगी भी तब तक ही सहयोगी होते हैं जब तक उन पर दबाव ना पड़े, है ना? धीरे धीरे सास की कहानियों से जो थोड़ी तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं, उनकी आंखों में भी शक आने लगता है। उनकी आंखों का बदलना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहले उनकी आंखों में भरोसा था, फिर मूल्यांकन आया। वो उसे जांचने लगे। हाँ, और वो छोटा सा वाक्या, जब खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, ससुर उसे डांटते नहीं, बस कहते हैं धीरे धीरे सीख जाएगी। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द उसे बताता है कि वह अभी भी कम है, उसे अभी भी बदलना है। सही कहा,
वो इस घर के मानकों पर खरी नहीं उतरी है। और आखिरी कील तब ठुकती है जब ससुर को पता चलता है कि लड़की के पिता गरीब हैं। उनका कहना, अच्छा अब समझ में आता है, उसका आखिरी सहारा भी तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि इस घर में अब कोई भी उसकी तरफ नहीं है। जिस आदमी की आंखों पर उसे भरोसा था, वो भी अब बदल चुकी हैं। ये दिखाता है कि कैसे लगातार कही गई एक झूठी कहानी सच का रूप ले लेती है। ससुर की चुप्पी ने सास और ननद के व्यवहार को एक तरह की मौन सहमति दे दी थी। तो अब वो हर तरफ से अकेली है, और ये अकेलापन उसके कमरे में भी उसका पीछा करता है। उसका कमरा उसकी कैद का प्रतीक बन जाता है। खिड़की पूरी नहीं खुल सकती क्योंकि सास कहती है हवा लगने से ठंड लग जाएगी। दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि सवाल उठता है, दरवाज़ा बंद क्यों है, क्या छिपा रहे हो। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है। और ये बाहरी कैद उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। कहानी कहती है कैद का मतलब सिर्फ बंद दरवाजा नहीं होता। कैद का मतलब है खुद को ना पहचान पाना। और इस प्रक्रिया में वो अपना नाम तक खो देती है। घर में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता, उसे बहू या अरे तुम कहकर बुलाया जाता है। नाम के बिना एक व्यक्ति धीरे धीरे एक व्यक्ति होना बंद कर देता है। वो बस एक भूमिका बनकर रह जाता है। और एक दिन वो अपनी पुरानी नोटबुक निकालती है जिसमें वो अपनी पसंदीदा किताबों की लाइनें लिखा करती थी। आज वो उसमें लिखती है, मैं थक गई हूँ। ये शायद महीनों में पहली बार होता है जब वो खुद से सच बोलती है। ये एक बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षण है। ये दिखाता है कि अंदर कहीं वो असली लड़की अभी भी जिंदा है, जो अपनी तकलीफ को शब्द दे पा रही है, भले ही सिर्फ कागज पर। वो खुद पर थोपी गई कहानी पर पूरी तरह यकीन करने से इनकार कर रही है। कहानी के आखिरी हिस्से में वो खुद से एक बहुत ही सरल सवाल करती है, क्या मैं जी रही हूँ? सांस लेने के अलावा भी जीने का कोई मतलब होता है, ये वो लगभग भूल चुकी है। वो जानती है कि अगर वो अपनी तकलीफ किसी को बताएगी तो लोग क्या कहेंगे। सास कहेगी ड्रामा मत करो, पति कहेगा एडजस्ट करो, सारे जवाब उसे पहले से पता है। और कहानी कहती है जब सारे जवाब पता हों तो इंसान सवाल पूछना ही बंद कर देता है। और यहीं पर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता। वो मरना नहीं चाहती, कहानियां साफ कहती है। वो बस इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है। अपने पिता के घर का सपना जहां हवा थी, इस बात का सबूत है कि अंदर से वो अभी भी उस आज़ादी के लिए तरस रही है। लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पाती क्योंकि फैसले लेने की ताकत ही उससे छीन ली गई है। कहानी का अंत बहुत दुखद और बहुत ठंडा है। कोई मेलोड्रामा नहीं है। एक सामान्य दिन, वो एक नोट लिखती है, किसी के लिए नहीं, बस एक सबूत के तौर पर कि उसने कोशिश की थी। उस नोट में लिखा था, मैंने कोशिश की, इस सिस्टम में मैं हार रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस और नहीं रह सकती। और वो इस नोट को अलमारी में अपनी किताबों के बीच छिपा देती है। उस दोपहर जब सास दरवाज़ा खटखटाती है और कोई जवाब नहीं मिलता, तब दरवाज़ा तोड़ा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद परिवार का सामान्य वाक्य था, हम समझ नहीं पाए। कहानी कहती है ये सबसे क्रूर वाक्य था क्योंकि वे समझते थे, बस उन्होंने सुनना जरूरी नहीं समझा था। तो इन सब का क्या मतलब है? कहानी का आखिरी वाक्य सब कुछ कह देता है। यह एक समाज की कहानी है जहां औरतें चिल्लाएं तो उसे ड्रामा कहा जाता है और अगर वे चुप रहें तो उसे सहमति मान लिया जाता है। उसकी चुप्पी को उसकी सहमति समझ लिया गया, उसकी सहनशीलता को उसकी खुशी मान लिया गया। सिस्टम ने उसे तब तक निचोड़ा जब तक उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। ये कहानी कोई समाधान नहीं देती, बस एक आईना दिखाती है। ये हमें ये नहीं बताती कि लड़की को क्या करना चाहिए था, बल्कि ये उन लोगों पर सवाल उठाती है जो उसके आसपास थे। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ जाती है। कहानी एक महिला की खामोश पीड़ा पर केंद्रित है, लेकिन कितनी ही कहानियां अनकही रह जाती हैं क्योंकि उस पीड़ा की भाषा को आसपास के लोग पहचानते ही नहीं। ये हमें सुनने की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना ध्यान देना है, पैटर्न को समझना है और उस चुप्पी के पीछे के शोर को